चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट कराया गया है, राइट द एटॉमिक मासेस ऑफ द फॉलोइंग इन द एएमयू। अब ये जो तुम्हें एलिमेंट दे रखे हैं, इनका तुम्हें एटॉमिक मास लिखना है एएमयू में। कितनी सिंपल सी चीज़ है, जो भी इनका मास है सिर्फ इनके आगे एएमयू लगा दीजिए, इसके आगे एएमयू लगा दो, इसके जो मास है उसके भी आगे एएमयू लगा दो, सल्फर का मास 32 है इसके भी आगे एएमयू लगा दो। हम तो ये कह रहे हैं चलो अगर तुम एएमयू लगाते हो तो उसका पहले तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास तुम्हारे उसमें कितने एटम्स होते हैं, एक एटम होता है। अगर रिलेटिव कर देते हो तो ये म्यू हट जाता है, क्यों? क्योंकि वो नीचे डिवाइड में आता है, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज विल बी योर राम। ठीक है जी, ये जिससे तुम्हारा म्यू हटा दिया ना तो वो तुम्हारा हो जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और इन सब में एटॉमिक मास में क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास में तुम्हारा फिर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास में सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन 64 म्यू में। अच्छा, तुम्हारा जो हीलियम का मास होता है वो 4 होता है, हाँ, और कह रहे हैं 64 म्यू, तो तुम्हें नहीं लगता डिवाइड कर देना चाहिए तुम्हें, है ना? क्यों करना चाहिए? देखो, अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है तो देखो, हमारी जो 4 म्यू में जो होता है वो एक एटम होता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अगर हमें एक म्यू के लिए निकालना है तो उसको पहले नीचे लिखा जाओ, डिवाइड कर दो। और हमें 64 म्यू के लिए निकालना है, 1/4 इंटू में 64, आंसर विल बी 16। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, 4 से डिवाइड कर देना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मास होता है हीलियम का वो 4 होता है, 4 म्यू से। अब तुम्हें पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें तुम्हारा 64/4 हो जाएगा, तो जिससे आ जाएगा तुम्हारा 16। ठीक है, अब ऐसे ही तुम सारे क्वेश्चन करके ले जाओगे। ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो 16 होता है मास, उससे डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारा आते जाएंगे। कार्बन का तुम्हारा 12 होता है, 16 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, बस यही करना है तुम्हें। अब करें ग्राम एटॉमिक मास, हमने थोड़ा सा कल डिस्कस भी करा था इसके बारे में। जो तुम्हारे एनी एटम्स होते हैं ना उनका मास तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, और वो इन ग्राम्स लिखा जाता है। बस इतना इतना तुम्हें समझना है, कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें समझ कुछ नहीं आ रहा है तो भाई तुम्हारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है ना, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो और सिर्फ बस उसके आगे ग्राम लगा दो। वही अगर तुम एक और चीज कर सकते हो, ये तुम्हारा जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, बस रिलेटिव एटॉमिक मास लिखो और उसके आगे ग्राम लगाओ, सबसे इजी इजी पीजी, बिल्कुल खत्म। अब देखो, इधर देखो कैसे लिखोगे ग्राम एटॉमिक मास। तुम्हें सिर्फ ग्राम लगाना है, जो उसका मास है ना सिर्फ ग्राम लगा दो। तुम मत सोचो क्या कह रहा है, कुछ नहीं। तुम्हारा जो एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, उसका 16 होता है मास, उसके आगे सिर्फ ग्राम लगा दो, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। इसके आगे तुम 4 लगा दो, हीलियम के मास के आगे 4 ग्राम, तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। ये कितने कितने एटम्स में होते हैं, इसमें इसमें एनी एटम्स होते हैं, एनी एटम्स होते हैं। और तुम्हारा जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसमें एक होता है, एक। एम्फसाइज कर रही हूँ, आगे काम आएगा तुम्हारी। ठीक है, और तुम्हारा जो वन मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? देखो, हम सर ने इधर बताया भी था, समझाया भी था। अगर एक पेयर हमारा एक पेयर कहते तो उसमें नंबर ऑफ चीज कितनी है, 2 है। एक डजन कहते तो उसमें नंबर ऑफ चीज कितनी है, 12 है। वही हमने कह दिया कि हमने 1 मोल ले लिया, उसमें नंबर ऑफ चीज 6 इंटू 6.02 टू 10 की पावर प्लस 23। इतनी चीजें हैं, मोल बहुत बड़ा नंबर है, और इस मोल का नाम उस नंबर का नाम हमने दे दिया है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, बस यही चीज थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें समझना है। ये सिर्फ एक डेरिवेशन है, तुम समझ सको तो समझ, वैसे समझने जैसा कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है, सबसे सिंपल ये। तुम्हें ये आगे कुछ काम नहीं आएगा, बस ये चीज आएगी, ग्राम एटॉमिक मास। कुछ क्वेश्चन होंगे, करके ले जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम लगा दो, बस उसका जो मास होता है 16 होता है, ग्राम लगा दे, काम खत्म। अब 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है उसका, तो इसका जी लगा दो, उसके आगे ग्राम लगा दो, बस काम खत्म तुम्हारा। ये एक से रिपीट हो गया। अब तुम्हारा जो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, सेम मतलब वही मतलब है इसका, इसके जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब तुम्हारे एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल का कितना मास, उसमें भी एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा। उसको हम किसमें, म्यू में लिखेंगे, म्यू में। सेम जो हमने एटम्स के लिए पढ़ा था, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। ये तुम्हारा कोई, इसकी कोई यूनिट लेस होगा, ये तो तुम्हारा है ना यूनिट लेस। क्या है ये तुम्हारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी हम करते हैं इसके क्वेश्चन। ये तुम्हारा ग्राम एटॉमिक्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 होंगे, सॉरी एन होंगे। इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 और इसमें भी 1। अब देखो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें तुम बता दो इसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। तो अब देखो इसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 दे रखा है, निकालना आता है। कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ऑक्सीजन का 1 और ये 2। या फिर तुम ऐसे करते 6 इंटू 2, क्योंकि 2 है तो दोनों के कितने आ जाएंगे, 32। अगर तुम इसको एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास में लिखते हो तो उसके आगे म्यू लग जाएगा। अगर तुम रिलेटिव एटॉमिक मास के आगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग लिखते हो तो कुछ नहीं लगेगा। और तुम्हारा अगर तुम ग्राम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लिखते हो तो इसके आगे ग्राम लग जाएगा, काम खत्म। सारे एग्जाम्पल करते जाना, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। चलो एक ये ले लेते हैं, S2SO4, इसका निकालो, इसका 1 होता है, एक ये रखा है 32 होता है इसका, और 4 तुम्हारे ऑक्सीजन है तो प्लस 16 इंटू 4, ये तुम्हारा हो जाएगा 48 प्लस 42 है, 48 34। तो इसको अगर तुम प्लस करोगे तो 12 कितना 8, कुछ गलती कर दी मैंने, 24 48 1, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, 48। हाँ ये वो नहीं होगा, ये मैंने 48 लिख दिया था ना, ये 64 होगा, सॉरी। अब इसमें तुम प्लस कर दोगे, जो भी करके रखे तुम्हारा 94 हो जाएगा। अगर तुम्हें एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो तुम म्यू लगा दोगे, तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो तुम उसकी यूनिट हटा दोगे, यूनिट लेस होता है। और तुम्हें ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो जी लगा देना, काम खत्म। ऐसे और रिवाइज कर लेना अपने आप से, ठीक है। ये और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे तुम्हारे, हमेशा एब्सोल्यूट, कुछ भी भूल जाओ तुम, पीछे का भूल जाओ, एब्सोल्यूट में 1, रिलेटिव में 1, और तुम्हारा जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, आगे हम ग्राम फॉर्मूला मास भी पढ़ेंगे, सब में एनी और इन दोनों में सब में 1 1 1।
ठीक है, ठीक है। अब इधर एक क्वेश्चन आया है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बताने हैं अब इसमें। तो इसमें तुम्हारा कार्बन के लिए पूछा है कि कार्बन का इतना म्यू दे रखा है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो तुम्हारा कार्बन का वेट क्या होता है, करो 12, एक मिनट, एक मिनट, और ये चलो 12 प्लस 16 प्लस 16, तो ये तुम्हारा 44 हो जाता है। प्लस करोगे तो तुम्हारा ये एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर मैं इसके आगे म्यू लगा दूं, है ना, 1 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 132 म्यू ले लेता हूँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो बताओ इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भाई तुम क्या कर दो, डिवाइड कर दो ना, एक का इसका एक 44 का होता है ना, डिवाइड कर दो। अब तुम्हें 32 का चाहिए, 132 का चाहिए, तो डिवाइड कर दो 44 से, काम करो तुम्हारा, करो डिवाइड, और जो आंसर आएगा देख लेना, डिवाइड करके तुम्हारा आंसर 3 आ रहा है। बस तुम्हें ये जानना है कि करना क्या है हमें, बाकी हम डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन सब कर लेंगे, है ना। अब सेम सल्फ क्या कहते हैं SO2 के लिए तुम्हारा इतना मास लगता है, पूरा टोटल मास निकालना, फिर इससे डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड कर देना, तुम्हारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। सेम विद दिस, कर लेना कर लेना कर लेना, ठीक है। मेन थिंग इज तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, कहीं लैग कर रहे हो तो उसे कवर करो। अब मैंने कहा था हम फॉर्मुला मास भी कवर करेंगे। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट फॉर्मुला मास, एब्सोल्यूट मास ऑफ वन आयन, रिलेटिव मास ऑफ वन आयन, रिलेटिव फॉर्मुला मास, और तुम्हारा ग्राम फॉर्मुला मास तुम्हारे Na आयंस का होता है। एवोगाड्रोस नंबर्स ऑफ आयंस में मिलेंगे, तुम्हारा फॉर्मुला का मतलब इधर आयन से है, ठीक है। अब इधर को हमने कुछ आयंस ले लिए, मैंने बता दी 2 आयंस मैं ही डिस्कस करूंगी, ठीक है। एक ये वाला करेंगे Na प्लस का, एक करेंगे SO2 2 नेगेटिव का, ठीक है। अब बताओ सबसे पहली बात इनका मास से रिलेटेड है ना, अच्छे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इस पे प्लस लग गया है। वैसे तो हमें पता है कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मास बहुत 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 कम होता है, उससे फिर तुम्हारा वो गया या आया उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने पहले या दूसरी क्लास में ही इसको कवर कर लिया था, ठीक है। तो ये मैं सोचना कि इसमें प्लस हो गया या इसमें नेगेटिव हो गया तो माइनस का प्लस का कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास में तुम्हारा जो है जैसा है रहेगा। ये तुम अपने आप को क्लियर करके चलना, अपने माइंड में सेट करके चलना। अब इसका होता है 23 मास, है ना, 23। अब हमें AFM में लिखना है तो इसके आगे म्यू लगा दो, RFM में लिखना है तो इसके आगे से म्यू हटा दो, अगर हमें GFM में लिखना है तो इसके आगे G लगा दो, बस काम खत्म। हाँ थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं है। लो समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो, देखो ये ही है सब, ये ही है सब, कुछ नहीं है। तुमने रिवाइज करा अच्छे से, तुमने देखा ही करा, समझा, बिल्कुल वही है, कुछ नहीं है, पहले जैसा ही एटॉमिक मास जैसा। अब मैं ये वाला करा देती हूँ। सल्फर का मास हमारा 32, इसका हो जाएगा 64, अभी पीछे करा था गलती होगी मुझसे, इसलिए याद अच्छे से। और इसका 60 सॉरी 6 नहीं सॉरी 6 6 और 9 6 और 9 96, तो 96 म्यू AFM। RFM तुम्हारा सिर्फ उसमें हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, यूनिट लेस होता है। और तुम्हारा ग्राम फॉर्मुला मास G पीछे लगा दो, ग्राम लगा दो, काम खत्म। ऐसे ही सारे हैं, इसे कर लेना। देखो बहुत इजी सी चीज़ है, मुझे लगता है कि सबको आ ही गई होगी, इसमें इतना कुछ नहीं है। चलो इफेक्ट ऑन राम, अब आगे क्या बोले, RMM RFN M इफ आइडेंटिक इफ डेफिनेशन ऑफ वन म्यू इज चेंज। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो मेरा कन्वेंशनल स्केल है ना, मैंने बहुत सारे देखा था कन्वेंशनल स्केल के बारे में पूछ रहे थे, क्या 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 होता है भाई। कन्वेंशनल स्केल वो होता है जो हमारी IUPAC ने जिसके अकॉर्डिंग ये सेट कर रखा है 1 AMU, है ना, वो होता है कन्वेंशनल स्केल, स्टैंडर्ड थिंग, बस उसको नाम दे दिया है और कुछ नहीं है। नॉन कन्वेंशनल भैया हमने अपने अकॉर्डिंग मन करा उसको स्केल ये कर लिया, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। बस इतना है। अब आगे इसके ये समझो कि अगर हमारा तो वन AMU था, वो 1/12 के अकॉर्डिंग था, कार्बन का 12 का आइसोटोप 12 का कार्बन 1/12 के अकॉर्डिंग हमने करा था। बट इसमें क्या करा, कोई नॉन कन्वेंशनल हमने अपने अकॉर्डिंग अपने फायदे के लिए कुछ लेके आए और उसको 1/x कर दिया 1/12 से, बस कुछ नहीं है, ये चीज़ है। ये छोड़ो, ये छोड़ो तुम, अब इस पे आओ फॉर्मूले पे कि अब हम निकालेंगे कैसे। अब न्यू कन्वेंशनल स्केल बन गया है, उसके अकॉर्डिंग अब मास कैसे आएगा। इस पे तो जो स्टैंडर्ड मास आता था तो सबका, है ना, कन्वेंशनल स्केल था के। तो अब वो जो न्यू मास है सब छोड़ो, दिमाग मतलब एंड में तुम्हें यही करना है, फॉर्मूला या डेरिवेशन तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। बस जो तुम्हारा न्यू मास निकालना है ना, जो तुम्हारा पहले का कन्वेंशनल स्केल पे था उस पे, और इनटू जितना 1 में कुछ दे रखा होगा ना, क्वेश्चन में आराम से मिल जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन करेंगे उसका चलेगा। तो उस x को यहाँ पे रख देना, 1 नहीं, बस x नीचे का, मानो 1/48 दे रखा है, तो ये 1/x को लो और इससे कंपेयर कर दो, 48 है x की वैल्यू, ना कि 1/48, x इधर का 48 और ये 12 आएगी, बस फॉर्मूले को याद कर लो। बस ये तुम्हारा न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास जो तुम्हारा पहले था कन्वेंशनल स्केल पे हो गया। अब इधर ये बताने की कोशिश करी गई है कि तुम चाहे तुम अपना रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी कंपेयर करो, वो तो बदलता रहेगा बदलता रहेगा बदलता रहेगा, पर जो एब्सोल्यूट मास है ना, मार्क्स के फॉर्म में ये बताया गया है, वो चेंज नहीं हो सकता भाई। तुम्हारे मार्क्स 400 आए हैं, चाहे तुम 1000 लोगों से कंपेरिजन कर लो, कितने लोगों से भी 400 के 400 रहेंगे, वो 200 ना ही हो सकते हैं, ना कि 600 हो सकते हैं, बढ़े जो है वो है, ठीक है। ये है बात। अब देखो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इफ 1 AMU इज डिफाइंड एज, अब देखो किसके अकॉर्डिंग करिए, 1/48 ऑफ 1 कार्बन ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब बता दो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारा जो कन्वेंशनल स्केल पे इतना था, न्यू बताओ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो भाई 32 था, सॉरी हमें ये निकालना है डैश इक्वल्स टू में 23, ये से हटाओ, और x तुम्हारी वैल्यू, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू ये 1/x से कंसीडर कंपेयर करो, तो ये जो आ रही है x की वैल्यू 48 आ रही है, ना कि 1/48। तो तुम्हारा जो 48/12, इससे तुम काटोगे 4 टाइम्स, ठीक है।
और इसको इंटू कर दो तो 12 92, हाँ 92, हाँ 92, बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन अच्छे से। अब कह रहे हैं वन न्यू की डेफिनेशन कुछ चेंज हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज होगा क्या क्या नहीं, बस तुम एक चीज को काट बांध लो, तुम्हारा आर ए एम चेंज होगा, आर एम एम चेंज होगा, आर एफ एम चेंज होगा, बस यही चेंज होगा, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा, मतलब रिलेटिव मास चेंज होगा, रिलेटिव मास तुम्हारा, ना कि एब्सोल्यूट मास चेंज होगा, ना ही तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये दोनों कुछ चेंज नहीं होंगे, ये ही चेंज होगा। ठीक है, अब ये बता रहे हैं क्यों नहीं होगा ये चेंज। तो भाई जो तुम्हारा आम होता है उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राम इंटू वन म्यू, जैसे कि इधर दे रखा है, और राम क्या होता है, आम इंटू वन अपॉन म्यू, तो वन अपॉन म्यू, सॉरी वन म्यू से वन म्यू कट गया अपॉन में, तो जो आम था वो आम ही रहा। ठीक है, बस ये इतनी सी ही बात है। अब ग्राम एटॉमिक मास को तुम ऐसे भी देख सकते हो, जो तुम तुम्हारा जो आम होता है एक मॉलिक्यूल्स के लिए, एक एटम के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए, जितना भी तुम समझो, और उसको ही तुम एन से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा एनी, तो तुम्हारा ग्राम ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है, हमने तो पहले कहा था देखो हम तो आर एम में लिख देंगे, राम को ग्राम में लिख देंगे, तुम्हारा तो ग्राम बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, तो फिर क्या ये तो चेंज होना चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है। वन म्यू तुम्हारा डिफाइंड तभी इक्वल तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास तभी इक्वल है इसके जब तुम्हारा म्यू ये तुम्हारा कन्वेंशनल स्केल पर है। जब ये चीज चेंज हो जाती है तब वो ऑटोमेटिकली अनइक्वल हो जाते हैं, जो ये होता है वो सेम ही रहता है, ये चेंज होता रहता है, बस इतनी सी चीज है। अब कह रहे हैं तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि वन न्यू को हमने डिफाइन करा इस तरह से, तो बताओ क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग एटॉमिक एब्सोल्यूट एटॉमिक ये भी नहीं होगा तुम्हारा, राम चंद्र कितनी बार बता दिया भाई, बहुत बार बता दिया। तो अब क्या है, हाँ हमने कह दिया कि चलो जो हमारे ग्राम एटॉमिक मास में एन एटम्स होते हैं, उस एन एटम्स की इतनी वैल्यू होती है 6 × 10⁻23 हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अब इसकी ना हमने नंबर ही चेंज कर दिया, इसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी। ठीक है, तो इससे किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सब चीज चेंज हो जाएंगी, तुम्हारा जो ग्राम एटम, सब चीज नहीं, ग्राम एटम चेंज हो जाएगा, ग्राम एटम, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास, तुम्हारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मुला मास, ये तो वन के लिए होता है ना, एक आम जो होता है हमारा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, वो तो तुम्हारा एक एटम के लिए होता है, वो जैसा था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा जो ग्राम में मास है एन ए मॉलिक्यूल्स की एन ए तुम्हारे उसके नंबर ही चेंज हो गया, पहले कुछ एक्स था अब एक्स डैश हो गया, मतलब तुम्हारा इसको एक्स कंसीडर कर लो, और इसको एक्स डैश को हम कह रहे हैं 3.6 × 10⁻22 मैंने ये मान लिया चेंज में, तो फिर तो ये चेंज हो जाएगा ना, पर ये जो वन का वन है हमारा आम, वो आम चेंज नहीं होगा क्योंकि वो वन एटम के लिए है, याद रखो समझो, है ना। ये बस समझाने के लिए था, आगे बढ़ते हुए अब कह रहे हैं इफ अ मोल इज डिफाइंड एज, अब हमने देखो अब हमारा जो वन मोल था वो एन ही तो था, बताया था एन के इक्वल, अब हमने वन मोल की वैल्यू चेंज कर दी, इतनी कर दी 3 × 10⁻24, तो अब बताइए कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ वन मोल ऑफ आर्गन एटम, अब वन मोल ऑफ आर्गन एटम की का मास कितना होगा, तो तुम्हारा एक मिनट, चलो हाँ, तो तुम्हारा इतने एटम्स में तुम्हारा पूरा ग्राम एटॉमिक मास होता है, एन एटम के लिए तुम्हारा ग्राम में तो पुट होता है, और तुम्हारा जो आर्गन का मास होता है 40 में, तो ग्राम एटॉमिक मास तुम्हारा 40 हो जाएगा, तो इसमें कितने एटम्स होंगे, एन ए, और तुम्हारा एन ए स्टैंडर्ड है अभी इधर। अब तुम कह रहे हैं एक में इसको डिवाइड कर दो, एक एटम के लिए, एक एटम में देख रहे हैं हम इधर, एक एटम के लिए देख रहे हैं, तो जितनी इधर चीजें थी सबको इधर ले जाओ, नीचे डिवाइड कर दो इसके 40 के। ठीक है, एक एटम के लिए आ गया, अब हमें चाहिए 3 × 10⁻24, इतने एटम्स के लिए चाहिए मास, तो तुम उससे इंटू कर दोगे, अब समझ रहे हो ना, बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ये, जो हमने इधर भी पढ़ी थी, अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो फिर तो ये भी समझ नहीं आएगा। अभी देखो हमने ये पढ़ा था, कहाँ गया, ये समझा रही थी मैं, बस हो गया काम तुम्हारा इसमें, ये कहाँ गया, सॉरी यार टाइम वेस्ट हो गया। तो इसको तुम काट पीट के करके लेके आओगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। एक बार समझना, देखो समझाने के लिए मैं क्वेश्चन तुम्हें समझा दूं, करने का कुछ नहीं है इसमें, कि अगर हमने एक मोल की वैल्यू इतनी रख दी है, तो अब बताओ जो न्यू मोल के अकॉर्डिंग तुम्हारा मास कितना आएगा, पहले उसके अकॉर्डिंग कितना था, अब एक के लिए कितना होगा, तो अब जो न्यू है तो उसके लिए कितना होगा निकाल दो बस। अब फिर से इफ कंसीडर हमने इतना ले लिया है इन द प्लेस ऑफ 1/2, तो बताओ जो कार्बन है टेकन द रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक सेकंड, हाँ वन मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी वन मोल। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, वन मोल में तुम्हारे एन ए नंबर्स होते हैं, एन ए एटम्स होते हैं, एन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कार्बन है ना, किस सब्सटेंस जो भी इधर पूछा गया है एटॉमिक पूछा गया ना, तो इतने एटम्स होते हैं एन ए में, सॉरी वन मोल में एन ए एटम्स होते हैं, तो ये किसके लिए कह रहा है, एन ए एटम तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास कह रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, ये रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवोगाड्रो नंबर इतना चेंज हो जाता है तो इतना, तो बताओ क्या चेंज आएगा, डेफिनेशन ऑफ म्यू ना, देखो डेफिनेशन म्यू तुम्हारी 1/2 ऑफ कार्बन होती है ऑफ मास कार्बन, इतना यही होती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन कह रहा है वो, है ना, वो चेंज नहीं होगी, जो डेफिनेशन है वो ही रहेगी, बट जो तुम्हारा मास है, मास ऑफ वन मोल, मतलब तुम्हारे, मैंने बताया था अगर एनी नंबर चेंज हो गए तो तुम्हारे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ेगा, ग्राम एटॉमिक मास पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करें, तो ये क्या होता है, हम एवरेज ऑफ ऑल आइसोटोप इलेक्ट्रॉन, हम जब किसी भी
एटम का मास लिखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, देखना इधर लिखा हुआ है, वो तुम्हारा एवरेज सारे जो आइसोटोप को मिला के जो आता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को देखो, डायरेक्ट इसको देखो जल्दी समझ में आ जाएगा वो फॉर्मूला कि माना क्लोरीन का तुम्हारा आइसोटोप, ये जो मास है, आइसोटोप का मतलब समझ लो कि जिसका आइसोटोप जो होते हैं तुम्हारे, आइसोटोप जो होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, बट मास डिफरेंस होता है। मास सेम होता है बट मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए मास डिफरेंट होता है। तो इसलिए जो क्लोरीन का मास है, जो दो टाइप में, दो तरह के आइसोटोप में पाया जाता है, एक तो तुम्हारा जो मास है क्लोरीन का 34, फिर क्लोरीन का एक और मास होता है जिसको हम, एक और 37 होता है, बट जो तुम्हारा 35 वाला है वो 75% मिलता है, और जो तुम्हारा 37 वाला है वो 25% मिलता है। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालें, तो अब जितनी इसकी जो परसेंटेज है ना इस वाले की, इससे इंटू कर दो, इस वाले की जितनी परसेंटेज है इसको इससे इंटू कर दो, इन दोनों को इससे इंटू कर दो, और इन दोनों को कर दो प्लस, इसको और इसको, और इन दोनों को कर दो 100 से डिवाइड, तुम्हारा आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। बस देख लो ये करा, हमने जितनी 35 की परसेंटेज थी उससे इंटू करा, जितनी 37 की परसेंटेज थी उससे इंटू करा, दोनों को प्लस कर दिया, फिर 100 से डिवाइड कर दिया, तो निकालने को तुम्हारा 35.5 न्यू आता है। यही अब तुम इसका फॉर्मूला समझो कि एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है परसेंटेज, और इंटू में तुम्हारा एटॉमिक मास कितना है, समेशन, मतलब जितने भी आंसर हो गए उसको सम कर दो, डिवाइड कर दो 100 से। समझ में आया? बस। और कह रहे हैं एक एलिमेंट एक्स है जिस उसके आइसोटोप दे रखे हैं, तुम्हारा जो 200 है उसको 90% मिलता, 90% मिल रहा है वो अर्थ में, और जो तुम्हारा 99% वो सिर्फ 8% है, और तुम्हारा 202 सिर्फ वो 2% है। तो अब बताओ एवरेज एटॉमिक मास। देखो सबसे सिंपल सी बात है, ये 90% है। एक बार हमें हिडन ट्रायल में, बहुत ज्यादातर ये हिडन ट्रायल में हो जाते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कि तुम्हारा देखो 200 है, सबसे पहले देखो परसेंटेज किसकी ज्यादा है, देखिए हम देखो भाई 90% बहुत ज्यादा है। अब तो मतलब इसके पास ना ही चीज ज्यादा होगी, ना ही इसके पास नंबर ज्यादा आएगा, 200 के पास आएगा ज्यादा, सबसे ज्यादा 90%, भाई 201 बिल्कुल नहीं आ सकता, 202 बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि ये चीज कम है, और 99 भी नहीं आ सकता क्योंकि 99% भी कम है, 200 अल्टीमेटली और आंसर बिना कैलकुलेशन करे तुम कर सकते हो। ऐसा जब बार बार करोगे ना चीज को, तुम अपने आप ही दिख जाएगा आपके सामने कि यार ये तो यही आंसर आ गया बिना कैलकुलेशन के ही। तो अगर तुम्हें करना है जिसको समझ में नहीं आया, तो भाई 90% तुम्हारा 200 वाला था, 8% 99, 199 वाला 2% 202 वाला था, और डिवाइड कर दो, फिर आंसर निकल कैलकुलेशन आ जाएगी तुम्हारी आंसर। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा आया था, देख लो 99.96 है। अब कोई बोले कि ये तो 99 भाई 99.96 है, 199.96 है, मतलब 200 के काफी क्लोज है, इसलिए 199 200 आएगा। ठीक है, नेचुरली अकरिंग कार्बन कंसिस्ट ऑफ अ टू आइसोटोप, एक तो तुम्हारा कार्बन 12 वाला होता है, एक तुम्हारा कार्बन 13 वाला भी है। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ द एटॉमिक मास इज टेकन इतना, देन परसेंटेज ऑफ कार्बन सी। देखो इसको भी ऐसे ही लेते हैं, हालांकि इसमें दो नंबर ही काफी क्लोज है तो नहीं पाएगा। देखो सबसे ज्यादा ये देखो नंबर पहले 12.02 है, 12.02 है, तो इसका मतलब 12 के कितने पास है, 13 को, 13 के पास जाने के लिए इसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। ये पूरा 12 के पास ही है, तुम एक तौर से मान लो ये 12 के पास ही है ना। तो इसमें तो पहले दो ऑप्शन देखो, 98% कह रहा है 13 का कोई सेंस है, 99% कह रहा है 13 का कोई सेंस है नहीं, दोनों को उठा डालो। ठीक है, अब एंड में नहीं आ पाता ना, तुक्का लगाने के काम में यही चीज आती है जब टाइम नहीं बचा होता है तो अब तुम इसके कैलकुलेशन करोगे, एक को तुम्हें मान लिया, चाहे तुम इसको भी एक्स मान लो तब भी आंसर वही आएगा, चाहे तुम 100 माइनस एक्स मान लो, माना इसकी परसेंटेज नेचर में कुछ x% है, तो पूरा 100 के अकॉर्डिंग भी तो होता है, 100 में से माइनस कर दिया x, जितना बचा 100 में से माइनस कर दिया x इसके अकॉर्डिंग, तो करते रहो, सॉल्व करते रहो, हो जाएगा ये आंसर 1 आ जाएगा तुम्हारा। अब ये लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज टेकन इतना, हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास इन्होंने इतना दे रखा है, इसके आइसोटोप ये दोनों बता दिया, अभी हम करके आए, 2 आइसोटोप दिया, फिर कह रहा रेशियो ऑफ देयर अबंडेंट, अब इनकी रेशियो का, सॉरी इनकी अबंडेंस का रेशियो बता दो। वैसे तो हम करके ही आए हैं, तो इतना ज्यादा करने का क्या, 25 कर दो, ये आ जाएगा 3:1, बट ऐसे नहीं, कुछ चेंज कर दिया है ना। तो इसमें देख लो कैसे करेंगे, वही पीछे ऊपर वाला मेथड, एक को x मान लो, एक को 100 माइनस x मान लो, फिर जितना तुम्हारा हमने परसेंटेज मानी है ना x, ये जो x माना है वो तुम्हारा परसेंटेज है, मास तो हमारे पास है ही है, और परसेंटेज तुम्हारी पूरी टोटल 100 होती है, हमने इसका कुछ x% मान लिया, तो कितना इसके लिए बचेगा, तो 100 में से माइनस कर दो x, है ना। फिर अपन में डिवाइड करते रहोगे, सॉल्व कर आके तुम्हारा यही आ जाएगा, x की वैल्यू फिर x में से माइनस कर दो, ये तो 25 रेशियो लोगे तो रेशियो 1 आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।